हेलो एवरीवन। सो चलिए लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन जहां पर हम लास्ट क्लास तक पहुंचे थे। तो हमने क्वांटम जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वहां तक डिस्कस किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफ भी आते हैं, तो वो कवर करते हैं और उसके बाद जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे बोहर मॉडल के साथ। ओके चलिए लेट्स कंटिन्यू। देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी डिस्कवरी कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो की थी एच हर्ट्स ने, राइट। एंड इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने 1905 में। मतलब डिस्कवर किसी और ने किया और एक्सप्लेन किसी और ने किया। तो इन 1887 एच हर्ट परफॉर्म्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इन एक्सपेरिमेंट जहां पर उन्होंने क्या किया कि एक मेटल पे, कोई ऑर्डिनरी मेटल नहीं, एक ऐसा फोटो सेंसिटिव मेटल में जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जब उसके ऊपर लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी गिरती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल के सरफेस से। तो मेटल के सरफेस से इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। मतलब ऐसा नहीं यार कोई भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी की, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब गिरती थी, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। ओके, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल्स के लिए वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, किसी से थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो डिपेंड करता है कि उस मेटल ने, मतलब जो एटम्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को कितने टाइटली पकड़ के रखा है। जितना ज्यादा टाइटली पकड़ के रखा होगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो गिरने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, तभी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे तो फोटो सेंसिटिव मेटल कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब अल्कली मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कि कम होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, सॉरी इजी होता है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास पहला डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लैंप है, राइट। और ये मेटल के ऊपर जब ये लाइट गिर रही है तो इससे यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ भागेंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट आ गई, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे और सर्किट में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि सर्किट आपका आगे कंप्लीट है। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे करंट आएगा और ये वाला जो आपका एमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसके डिफ्लेक्शन शो करते आपको पता चल जाएगा, अरे वाह इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। अब ये जो लैंप है, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सके, मतलब इससे निकलने वाली लाइट की, तो आप पाएंगे कि एक फ्रीक्वेंसी घटाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, मतलब करंट का आना बंद हो गया। और जैसे फिर से फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाना स्टार्ट कर दी तो फिर से करंट आना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, तो लाइट फ्रीक्वेंसी टू लो, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल, तो कोई करंट नहीं आया। जब लो इंटेंसिटी लाइट है, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जितने पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, जब उससे थोड़ा सा हायर है ना, थोड़ा सा हायर। और लो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया। मतलब ये एरिया मान लीजिए, इस पे बेटा अगर 4 रेज गिर रही हैं तो इंटेंसिटी आई है, मान लीजिए। तो अगर 8 रेज गिरेंगी तो इंटेंसिटी 2 आई हो जाएगी। मतलब एक यूनिट एरिया पे जितनी ज्यादा रेज गिरती चली जाएंगी उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब सोचो, अगर एक रे के गिरने पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब एक रे के नहीं, एक फोटोन के गिरने पे निकलता है एक्चुअली वो, क्योंकि रेज बेसिकली क्या है? दे आर फास्ट मूविंग फोटॉन्स। ओके, तो एक फोटोन के गिरने पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर 8 गिरेंगे तो 8 निकलेंगे, 16 फोटोन गिरेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो मतलब इंटेंसिटी को आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर आपने हाई इंटेंसिटी यूज की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले जो है वो ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस बात है करंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका करंट थोड़ा कम है, यहाँ आपका करंट और भी बढ़ गया, ठीक है। तो आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, आपने सिर्फ उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया, राइट। चलिए नाउ, तो रिजल्ट जो थे इस एक्सपेरिमेंट के वो ये थे, जैसे ही लाइट बीम मेटल पे गिरी इलेक्ट्रॉन सीधा निकलते, मतलब कोई डिले नहीं होता, देयर इज नो लैग, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ओके, तो देयर इज दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि देयर इज नो लैग, time lag between the striking of light beam and the ejection of the electron from the metal surface. Second is the number of electrons ejected is proportional to intensity और brightness। भैया जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उतनी ही आपकी लाइट ब्राइट भी होती है। ओके, तो ब्राइटनेस बढ़ाओ या आप बोल दीजिए इंटेंसिटी बढ़ाओ, बात दोनों सेम ही हो रही है। नाउ फॉर ईच मेटल, मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर
मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है। तो हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग है, जिसको न्यू नॉट कहा जाता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा और उसके ऊपर होगा, डेफिनेटली होगा। अब आपको मैं एक सिंपल से तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, ये आपकी लाइट गिरी, राइट, और ये आपका यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये जो लाइट गिरी, इसकी एनर्जी कितनी है? इस लाइट की एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। मान लेते हैं ये एच न्यू जो एनर्जी है ये 10 की एनर्जी है, ओके। और जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, ओके, तो फ्रीक्वेंसी को अगर एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी बन जाएगा। मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए बेसिकली ना, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को जब एच से मल्टीप्लाई करते हैं एनर्जी बन जाती है। तो उस एनर्जी को, जो मिनिमम एनर्जी हमें मेटल को देनी पड़ती है कि भैया इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, उस एनर्जी को आप वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है बच्चे 8, ठीक है। और जो आपने एनर्जी का पैकेट भेजा वो 10 का है, ठीक है। तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसको 8 चाहिए थे, आपके पास 10 रुपए थे, तो 2 रुपए तो फिर बच गए ना आपके पास। फाइन। अगर ये एनर्जी का पैकेट 5 का होता तो नहीं निकलता। अगर ये 4 का होता तो सर ऐसा कर लेंगे ना, 2 पैकेट एब्जॉर्ब कर लेंगे, 4 4 8 हो जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलना है तो उसी से निकलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास वर्क फंक्शन 8 है तो फोटोन की एनर्जी कम से कम 8 होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 4 के 2 फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं। एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा तभी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और वो तभी एब्जॉर्ब होगा अगर वो सफिशियंट एनर्जी का है, समझे? ठीक है ना। हाँ, तो ये, तो अगर 8 का होगा फोटोन तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एनर्जी कुछ बची नहीं। 8 आपने दी एनर्जी, 8 उसको चाहिए थी, बचा क्या? 0। तो इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, बचा नहीं ना कुछ। अब 10 की एनर्जी आपने भेजी है, 8 उसको निकालने में खर्च हो गए, तो 2 की तो बची ना। तो वो जो 2 बच गया वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं ये 10 की जगह इसको 15 कर देता तो कितना बच जाता बेटा? 7 बच जाते। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी बचती वो 7 की आती, ठीक है। तो आप समझ रहे हो? तो यहां पर जो आपने सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी कंज्यूम्ड, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन W, प्लस बाकी का जो बच गया वो आपका बच गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स। वाई काइनेटिक एनर्जी मैक्स? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इसलिए क्योंकि आप एक तरीके से सोचो, अगर मान लो आपको मैं 500 रुपीज देता हूं, मैंने आपको 500 दिए और आपको कहा बेटा मार्केट से एक बुक लेके आनी, 300 रुपीज की बुक है, तो मैक्सिमम आपके पास बचेंगे कितने? 200, है ना। तो 300 की बुक थी और मैक्सिमम आपके पास 200 बचे। अब आप क्या गारंटी कि आप वो 200 वापस आके मेरे को दोगे, है ना। हो सकता है जाते जाते आपने आइसक्रीम खा ली, है ना, कुछ और कर लिया, कहीं और पैसा खर्च दिया, गोलगप्पे खा लिए। तो 200 तो मैक्सिमम बच सकते थे, उससे ज्यादा बच नहीं सकते थे। पर हो सकता है आपके पास 180 बचे हो, 150 बचे हो, 100 ही बचे हो, ठीक है। तो ये जो आपके पास आता है ना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कि भैया इससे ज्यादा नहीं हो सकती थी, हाँ इससे कम हो सकती है। तो ये मत सोचना कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो एनर्जी जो सप्लाइड होती है वो होती है एच न्यू, और जो वर्क फंक्शन होता है वो तो एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट का मतलब है न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और बाकी का जो बचा आपका हाफ mv², राइट। तो क्लियर है ये? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इससे ज्यादा बच नहीं सकती थी। चले नेक्स्ट बात करते हैं। ऑल द अबव रिजल्ट्स कैनॉट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो क्वांटम मैकेनिक्स आई, उसने बोला कि चलो भाई हम एक्सप्लेन करते हैं, फोटोन वाले मेथड से एक्सप्लेन हो गया। और किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टाइन ने 1905 में एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है, समझ आया। तो क्लासिकल फिजिक्स के साथ दिक्कत क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स के साथ दिक्कत ये थी, ये रुको एक बार आपको दिक्कत के बारे में बाद में बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता रहा था ना, ये एनर्जी को 10 से 15 कर दें, 20 कर दें, 25 कर दें, वो कैसे होगा? इंसिडेंट एनर्जी कैसे बढ़ेगी? क्या इंटेंसिटी को बढ़ा के एनर्जी बढ़ेगी? नहीं। अब अगर ये 10 की एनर्जी की एक फोटोन गिरा तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। अगर ऐसे 2 गिरते तो 2 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते, 3 गिरते तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते। तो बेटा अगर मैं नंबर ऑफ रेज बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज आया नहीं।
क्योंकि आपने 10 सप्लाई करा था, 8 खर्च हो गया, 2 बच गए। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला था उसकी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 होगी, दूसरा जो निकला था उसकी भी मैक्सिमम 2 होगी, तीसरे की भी 2 होगी। तो जब आप नंबर ऑफ रेज बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो निकलते हैं पर काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम रहती है। क्लासिकल फिजिक्स के साथ समस्या क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग होना ऐसा चाहिए था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। समझे? इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, ऐसा क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग लगता था। ठीक है, पर वो एक्सपेरिमेंटल डेटा उल्टा था। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं थी, वो तभी बढ़ती थी जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे। मतलब आपने 10 दिए तो 8 खर्च हुए तो 2 बचा, अब आपने 12 दिए 8 खर्च हुए तो 4 बचा, तो आपको 12 देने पड़े ना, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, तो आपको इंसिडेंट एनर्जी बढ़ानी पड़ी, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ी, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो आइंस्टाइन ने 1905 में एक्सप्लेन कर दिया प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को। देखिए, अब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, चलो ये पहले 3 का एग्जांपल लेते हैं, ये अल्कली वाले जो हैं। तो अल्कली में आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो देखिए, लिथियम का वर्क फंक्शन 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर 2.3, फिर 2.25, तो समझ आ रहा है कि हाँ यार, डाउन द ग्रुप जाने पे ना वर्क फंक्शन घटेगा, है ना। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का और भी कम हो जाएगा। तो फिर मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, मतलब ये कुछ मेटल्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। देखो, तो अब हमारे पास जो सेटअप था, ठीक है ना, सेटअप ऐसा था कि ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और यहां पे लाइट गिर रही थी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे जा रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे। तो इससे जो करंट आ रहा था सर्किट में, उसको कहते हैं फोटो करंट, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आता है सर्किट में, उसको कहते हैं फोटो करंट। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसा किया कि इस बैटरी को रिवर्स में लगा दिया, मतलब वोल्टेज को ना उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। उससे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब बेचारे चले थे इधर को, मानते हुए कि यार यहां पर पॉजिटिव प्लेट रखी गई है, अब वो प्लेट बन गई नेगेटिवली चार्ज। तो वो तो एक काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा था। अब उसके पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी थी, पर सामने जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज होगी, तो वो क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी। तो ये तो भाग रहा है अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ, पर सामने वाले से रिपल्शन आ रही है, तो उस रिपल्शन से ये स्लो होगा, थोड़ा और स्लो होगा, पर हो सकता है स्लो होते होते फिर भी पहुंच ही गया, क्योंकि जस्ट पहुंचना था प्लेट तक। पहुंचने के बाद तो सर्किट में चला जाएगा वो। ओके, तो ठीक है, हमने बैटरी को रिवर्स किया, पोलैरिटी को उसको बदल दिया, उल्टा कर दिया, और उससे क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से भाग रहा था वो स्लो होता गया, होता गया, अभी भी पहुंच गया। तो हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ाया, ताकि और रिपल्शन मिले, इलेक्ट्रॉन और स्लो हो जाए। एक पॉइंट ऐसा आया, जब हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आया, बेचारा इलेक्ट्रॉन रास्ते में ही थक गया, और यहीं पे मान लेते हैं यहीं तक पहुंच के या कहीं बीच में रुक गया, बोलता भैया बस मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, क्योंकि रिपल्शन से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई। तो वो पोटेंशियल या वो नेगेटिव पोटेंशियल एट विच सर्किट में करंट जीरो हो जाए। सर्किट में करंट जीरो तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन भागता हुआ यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा, तो मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो बेटा एनर्जी तो आपकी कंजर्व होती है, वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है ना। तो ये जो आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उसने इतना वर्क किया कि काइनेटिक एनर्जी को जीरो पे ले आया। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसकी वजह से रुकी या जीरो हुई, इलेक्ट्रिक वर्क हुआ उसके ऊपर, है ना, उसको रोकने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये वो पोटेंशियल है जिसने हमारे इलेक्ट्रॉन को रोक लिया, तो उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से आ गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइड बाय चार्ज। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो मतलब मैक्सिमम, मतलब आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे। और क्योंकि
काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, है ना। इंसिडेंट जो लाइट की फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या है फंडा, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी ही इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों करेगा उसके ऊपर डिपेंड? तो देखिए अब ये वाला ग्राफ जो है आप यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखिए, ये इंटेंसिटी 2I है, ठीक है। सॉरी, इंटेंसिटी नहीं, करंट है। तो एक ही बात है ना यार, जब इंटेंसिटी डबल होती है तभी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और तब करंट भी डबल होता है। तो ये डबल करंट है और ये I1 है, ये 2I1 है। देखो जो आपका ये आपका जीरो पोटेंशियल है, हमें पोटेंशियल को नेगेटिव करना पड़ा, यहां पे आना पड़ा, तब जाके करंट जीरो हुआ है सर्किट में। तो बोल रहा है कि करंट चाहे आपका I1 रहा हो चाहे आपका 2I1 रहा हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम था। क्यों? क्योंकि करंट के ज्यादा होने से क्या हमें पता लगता है कि भैया इंटेंसिटी ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना चेंज हुई थी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो करंट कम हो ज्यादा हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका उतना ही रहेगा, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते। तो ये था आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ओके, डन। चलो, तो अब इसके कुछ ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बेसिकली सिंपल, एक ग्राफ आपका ये आ गया कि भाई साहब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करते हैं तो पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आएगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब निकलेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई, राइट, है ना। तो आपका फॉर्मूला आता है ना, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। तो आप लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और यू कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, 2h अपॉन एम का रूट, ये भी लिख सकते हो आप, फाइन, ठीक है ना। चलिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ आगे ग्राफ। अगर मैं आपको कहूं कि काइनेटिक एनर्जी का चलो यहां पर हम इंटेंसिटी लिखते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगी, ये काइनेटिक एनर्जी जिस वैल्यू पे उतनी वैल्यू पे रहेगी, ठीक है। इंटेंसिटी आप बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर हाँ एक चीज है, प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात तभी होगी ना भाई साहब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ठीक है। एंड और किस चीज का ग्राफ ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का, फोटो करंट, हाँ, फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोटो करंट तो तब बढ़ता है जब इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इंसिडेंट रेडिएशन की, तब जाके आपका फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ थे सिंपल, आई थिंक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक्स आइडिया लग गया, ये लग गया है ना, ठीक है। तो बस ये जो आपकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। चलो ग्राफ को देखो, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। सो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हाइड्रोजन है या बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आते हैं, उनका स्पेक्ट्रम देखते हो उसमें कुछ फाइन लाइंस होती हैं, वो लाइंस क्या हैं, उनके बीच में कुछ गैप होता है, क्यों है, क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो लाइन स्पेक्ट्रम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा होता है, हर एक एलिमेंट का। तो लाइन स्पेक्ट्रा इज लाइक फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट, मतलब अगर मैं हीलियम का लाइन स्पेक्ट्रा मुझे पता है ये है, अब वो हीलियम चाहे मुझे सन पे जाके मिले, चाहे मेरे को अर्थ पे मिले, चाहे मेरे को मून पे मिले, कहीं पर भी मिले, उसका लाइन स्पेक्ट्रा सेम होगा। तो मतलब लाइन स्पेक्ट्रा से आप किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, दे आर लाइक फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये है, अभी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी। तो ये आपका फॉर्मूला है,
वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, दैट इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपका है फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला, राइट। ओके, तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिरता है, ओके, जब भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिरेगा, मान लीजिए यहाँ पर है N2 पे और वो N1 पे गिरेगा, तो जब भी बेटा हायर लेवल का मतलब है वहाँ एनर्जी उसकी ज़्यादा है, लोअर लेवल पे एनर्जी कम है, तो बेटा 15 की एनर्जी से 5 की एनर्जी में आ रहा है तो 10 की एनर्जी उसको छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो वो जो एनर्जी वो छोड़ता है उसकी वजह से हमें ये स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ये जो N2 है ये आपका हायर वैल्यू है, N1 आपका लोअर वैल्यू होता है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज कब आती है? जब किसी भी हायर लेवल से वो ग्राउंड फ्लोर पे गिरता है, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, किसी भी हायर लेवल से। तो आपका हायर लेवल N2 तो कुछ भी हो सकता है, लाइमन में आपका ये N2 कुछ भी हो सकता है, पर लो लेवल आपका 1 होगा, 1 पे गिरना उसको। अब चाहे वो 2 से 1 पे गिरे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 पे, 6 से किसी से भी गिरे, ठीक है। तो N2 जो है ये वाला, ये 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। बाल्मर सीरीज तब आती है जब वो किसी भी हायर लेवल से 2 पे गिरता है, ओके, मतलब 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, किसी से भी। और बाल्मर की जो लाइंस होती हैं वो आपकी विजिबल होती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में आती हैं। लाइमन की अल्ट्रावायलेट में आती है, ठीक है। पाश्चन की इंफ्रा, मतलब उसके ऊपर सारे इंफ्रारेड है। तो लाइमन अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर विजिबल है, उसके आगे के सारे आपकी इंफ्रारेड है, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। पाश्चन का मतलब है हायर से 3 पे गिरेगा, बाल्मर का मतलब है, सॉरी, ब्रैकेट का मतलब है हायर से 4 पे गिरेगा, और पी फंड का मतलब है हायर से 5 पे गिरेगा, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कैसे निकालेंगे आप? थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखिए, लाइमन का मतलब है कि 1 पे गिरना है, तो उसकी पहली लाइन कौन सी होती है? 2 से 1, दूसरी 3 से 1, तीसरी 4 से 1, तो ये आ जाएगी आपकी 4 से 1, ओके। दैट इज, आप फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे 1/λ इज इक्वल टू, और ये 109677 जो है ना आपका, ये अब आर है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर इंटू 1 लाइमन में ये 1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, बस ये आ गया आपका। थर्ड लाइन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से आपकी। बाल्मर के लिए थर्ड लाइन क्या होगी? बाल्मर के लिए पहली लाइन है 3 से 2, दूसरी 4 से 2, तीसरी 5 से 2, मतलब अगर लाइमन के लिए तीसरी लाइन 4 से 1 पे है तो बाल्मर के लिए फिर वो 5 से 2 पे हो जाएगी, जस्ट एक लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए आगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम, नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ टू एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, क्यों? द एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स उसको क्या करना है, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि एनर्जी लेवल अंदर कैसे कैसे हैं, कहाँ से कहाँ गिरेगा। हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस किस एनर्जी पे है, वो सबका अपना अलग अलग है। तो जो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी पे था, कहाँ से कहाँ गिरेगा, तो क्या एनर्जीज निकलेंगी, वो सबका अपना यूनिक सेट है, इसीलिए सबके लाइन स्पेक्ट्रा लगाते हैं। दे हैव डिफरेंट मास नंबर नहीं, देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, यस, इसलिए वो जहां से गिरेंगे वो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। वो चौथी मंजिल से गिरेगा तो पांचवी मंजिल से गिरेगा, हर इलेक्ट्रॉन का अपना डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, देखो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी अभी जस्ट आपको बताया वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, वैसे फॉर्मूला होता है आर जेड स्क्वायर, पर क्योंकि वो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो आर वैसे जेड स्क्वायर होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, n1 आपका 2 आएगा क्योंकि बाल्मर की बात हो रही है, और n2 कहाँ से गिरेगा, थर्ड लाइन है तो 3 4 5, बस पुट करो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जेड को यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो ये आपका ये होता है मेन फॉर्मूला, ओके। मतलब हाइड्रोजन के अलावा और स्पीशीज के ऊपर भी आप लगा सकते हो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होनी चाहिए। नाउ अब क्वेश्चन है, पहले तो आपको मैं ये बताया था कि भैया हम कैलकुलेट कैसे करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है।
हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, कि किसी भी लेवल से गिरेगा तो कितनी लाइंस जनरेट करेगा। इसका सिंपल सा तरीका है, मान लीजिए 6 से गिरा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 से 1, तो नॉर्मल फॉर्मूला तो ये है कि जब वो nth लेवल से ग्राउंड स्टेट मतलब 1 पे गिरता है तो लाइंस आती हैं n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2, मतलब अगर 6 से 1 पे गिर रहा है तो 6 इंटू 6 माइनस वन मतलब 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 2 15, तो 15 लाइंस आनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। बट अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 6 से 2 पे गिरा, 6 से 3 पे गिरा, तो उसका भी एक और फॉर्मूला है, पर ज्यादा फॉर्मूला क्यों रटने हैं। अब देखो 6 से 1 पे गिरा तो 15 लाइंस कैसे आई, ठीक है, पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। भाई साहब को थोड़ा यहाँ खिसका देते हैं, ठीक है। देखो जब बेटा 6 से गिरेगा तो 6 से कहाँ कुछ 6 से गिरेगा कहाँ गिर सकता है, 5th पे है ना, 5 पे गिर सकता है, 4 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे, क्योंकि लाइनमैन तक जाना है हमें, ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर तक आना है। फिर उसके बाद 5 पे, जो 5 पे गिरा था, मैं मैक्सिमम पॉसिबल लाइन्स की बात कर रहा हूँ, जो 5 पे गिरा था वो 5 से कहाँ गिर सकता है, 4 3 2 1, फिर 4 को पकड़ो, 4 से कहाँ गिर सकता है, 3 2 1, फिर 3 को पकड़ो, कहाँ का 2 1, फिर 2 से 1। तो बेटा इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आई 15 लाइन्स, आई ना, ठीक है। ये तरीका कभी गलत नहीं होता, ओके। तो अगर कोई पूछे कि सर 6 से 3 में कितनी लाइन्स आएंगी, सिंपल, 6 से 5 4 3, 3 से नीचे नहीं जाना, फिर 5 से 4 3, फिर 4 से 3, 3 4 5 6, 6 लाइन्स, इससे कभी गलती हो ही नहीं सकती है। और भी क्या कैसे पता चलता है, मान लीजिए 6 से जब 1 पे गिरेगा ये, तो वो पूछ रहा है सर बाल्मर लाइन्स कितनी आएंगी उसमें। बेटा बाल्मर लाइन्स तब आती हैं जब 2 पे गिरता है कोई, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बाल्मर लाइन्स हैं, ठीक है। ये ऐसा पूछ सकता है कि सर विजिबल लाइंस कितनी है जब 6 से 1 पे गिरेगा, तो बाल्मर ही विजिबल है तो 4 आपकी विजिबल लाइंस होगी। पूछ सकता सर इंफ्रारेड कितनी है, बेटा 2 से ऊपर सारी इंफ्रारेड होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी इंफ्रारेड में आ रही है ना, 4 आपकी विजिबल में आ रही है 10, और ये 1 वाली जो है ये सारी आपकी अल्ट्रा वायलेट में आ रही है, क्योंकि लाइमन का मतलब ही होता है अल्ट्रा वायलेट रेंज में होता है वो। तो देखो इस वाले तरीके से आप हर चीज बता सकते हो, लाइमन में कितनी आई, बालमन में कितनी आई, पाशन में कितनी आई, है ना, सारी चीजें। तो और इसमें कभी गलती नहीं हो सकती क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ अब देखिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल द वेवलेंथ बी मिनिमम, ओके, वेवलेंथ आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो वैसे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। जब लैम्डा मेरा मिनिमम होगा तो 1/λ मेरा क्या हो रहेगा, मैक्स, ठीक है। और आपको पता है एनर्जी कितनी होती है बेटा, hc/λ, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा मिनिमम का मतलब होता है एनर्जी मैक्सिमम, सिंपल, एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर कोई आपको, चलो मैं थ्योरी थोड़ा सा इसमें साथ बता दूं, लैम्डा मैक्स पूछता है, सॉरी मिनिमम की बात करते हैं, लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन आपको पूछता है कोई, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या होता है, एनर्जी मैक्स। लाइमन का मतलब है कि 1 पे गिरना है, और मैक्सिमम एनर्जी गैप, बेटा आप सबसे ऊंचा कहां से गिर सकते हो, 1 पे गिरना है, सबसे ऊंचा कहां से गिर सकते हो, अरे इन्फिनिटी से ना यार। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए जो आपका ट्रांजिशन होगा वो इन्फिनिटी से 1 होगा। तो इस फॉर्मूले में n2 को आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, दैट इज 1/λ मिनिमम जो होगा वो होगा आपका आर जेड स्क्वेयर 1/1 स्क्वेयर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वेयर, सिंपल आर, आर आ गया ये। और अगर कोई पूछे कि सर लैम्डा मैक्स कैसे निकालते हैं, तो बेटा लैम्डा जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी फिर मिनिमम हो जाएगी, है ना, एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, मिनिमम।
तो देखिए ये n इज इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, लाइक दैट। तो बालक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 ऐसे चलते रहे। ओके, चलते रहे। मैक्सिमम एनर्जी लेवल का थी यहाँ था इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से नीचे गिर जाओ आप। मिनिमम एनर्जी लेवल लाइमन बोलता है कि गिरना तो यहाँ है, और मिनिमम एनर्जी लेवल तो ग्राउंड फ्लोर पे गिरना है मिनिमम हाइट से। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहला कौन सा आता है? फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर से गिरोगे वही मिनिमम होगा ना। तो मिनिमम आपका ये आता है, जस्ट ऊपर वाला लेवल। तो लाइमन के लिए अगर आपको मिनिमम एनर्जी मतलब लैम्डा मैक्स निकालना है, तो मतलब 2 से 1, दैट इज 1/λ मैक्स आपका आ जाएगा RZ², 1/1² माइनस 1/2²। इस तरह से आपको करना है, समझे? तो लैम्डा को हमेशा एनर्जी से रिलेट कर लो। मिनिमम पूछा है तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से गिरे। ओके, तो इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बोल रहा है कि 6 से 4, एन 4 से 2 वगैरह। चलो अभी से आपको एक चीज बताता हूँ मैं। जब हम हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, वैसे तुमने वो वहां तक पहुंचे नहीं है बोहर मॉडल वाला, बट ये पहले चीज आ गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रम उससे पहले थोड़ा सा आ ही जाता है। देखो 1 और 2 के बीच में सबसे बड़ा एनर्जी गैप होता है, ठीक है। लेवल 1 की एनर्जी होती है -13.6 हाइड्रोजन के लिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और 2 की होती है -3.4। 1 और 2 का गैप सबसे बड़ा होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। उसके बाद सारे गैप छोटे 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 होते चले जाते हैं। तो 6 से 4 का गैप काफी छोटा होगा। मतलब आप ऐसा समझ लो 1 से 2 का जो गैप है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और 2 से इन्फिनिटी का गैप है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और 2 के बाद इन्फिनिटी तक चले जाओ तब भी उतना बड़ा एनर्जी का जंप नहीं है जितना 1 और 2 के बीच में है। तो 4 से 6 के बीच में कहाँ उतना होगा यार, 4 से 2 के बीच में भी ज्यादा नहीं होगा। 3 से 1, यस, 1 से 2, 1 से 2 तो काफी है, पर 1 से 3 थोड़ा और हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज 3 से 1। ठीक है, तो लैम्डा आपको मिनिमम चाहिए था, तो एनर्जी गैप मैक्सिमम चाहिए था, तो इन चारों में सी वाला एनर्जी गैप मैक्सिमम है। देन when the electron of a hydrogen atom jumps from 4 to 1, Lyman series, the number of spectral lines 4 to 1 है। जब भी n से 1 पे गिरे तो n इंटू n-1 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपकी 6 लाइन्स। ठीक है, कैसे? 4 से 3 to 1, 3 से 2 1, 2 से 1, आगे 6 लाइन्स। ओके, सिंपल। नाउ कम्स हमारा प्यारा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल काफ़ी काम का था, क्योंकि बोहर मॉडल ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दिया, रेडियस के लिए दिया, वेलोसिटी के लिए दिया। चलिए बाद में आगे जाके वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेल हो गया, पर काफ़ी हद तक बोहर ने सही चीज़ें बता दी थी। पर उसकी एक लिमिटेशन थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि बोहर की जो कैलकुलेशन थी वो एक सिंगल प्रोटॉन मतलब एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन को लेके थी। जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं आपकी पिक्चर में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी करते हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती थी। इसलिए बोहर का मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, पर वो आपस में रिपेल भी करेंगे, तो कैलकुलेशन विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो बोहर ने बोला कि यार जो इलेक्ट्रॉन है, रदरफोर्ड ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, पर फिर क्वेश्चन आया कि यार अगर वो घूमता रहता है और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी लूज करनी चाहिए, तो उसको तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियर कोलैप्स नहीं होता। बोहर ने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है, वो एनर्जी लूज नहीं करता, क्योंकि वो एक स्टेशनरी स्टेट में है। उस स्टेट में जब वो है तो वो चक्कर काटता रहेगा, ना वो एनर्जी गेन करेगा ना वो एनर्जी लूज करेगा। ओके, जब तक उसको उसी स्टेट में रहना है। हाँ, वो एनर्जी गेन करेगा अगर उसको ऊपर वाली स्टेट में जाना है, और लूज करेगा अगर उसको नीचे वाली स्टेट में आना है। ठीक है, तो जब तक वो कोई जंप नहीं करता ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तब तक वो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेगा। ओके, सिंपल। तो वो गोल गोल चक्कर में घूमता रहता है। 2 डायमेंशनल ऑर्बिट्स की उसने बात की। वो 2 डायमेंशनल पाथ जो है वो आपका ऑर्बिट है। ठीक है, जब वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब लूज करेगा, वो आपको पता ही है। नीचे से ऊपर जाएगा जब उसके पास कोई एनर्जी आएगी, कितनी? अब मान लीजिए ऊपर की एनर्जी है E2, नीचे की एनर्जी है E1, तो बेटा वो जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी है वो एग्जैक्टली उस डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए।
जो एनर्जी गैप है वो कितना है, E2 माइनस E1। मान लीजिए एनर्जी गैप है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसको एग्जैक्टली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर 5-5 के 2 फोटोन चलेंगे, नहीं, उसको 10 की एनर्जी का एक सिंगल फोटोन चाहिए होगा। तो मतलब जो फोटोन चाहिए वो इस एनर्जी के बराबर उसकी एनर्जी होनी चाहिए, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी बाय लैम्डा। तो फॉर एनी जंप यू कैन राइट कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना। वो जो फोटोन की एनर्जी है वो उन दो लेवल्स के एनर्जी गैप के बराबर है। ओके, देन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। उसने बोला, हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसने बोला कि यार ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। क्यों, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर उसने बोला एम वी आर शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, तभी मेरा फॉर्मूला वैलिड होंगे। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये लेक्चर ना बहुत लंबा बन जाएगा, क्रैश को नहीं बचेगा ये। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, इसने बोला यार ये वैलिड होना चाहिए। ही डिडंट नो कि ऐसा क्यों है, बट उसको ये पता था कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी थ्योरी काम नहीं करेगी। बाद में जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ये प्रूव भी हो गया कि ऐसा क्यों था। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, और मैं डायरेक्टली आपको पूरा डेरिवेशन के थ्रू ले जाऊंगा। आई विल नॉट राइट, है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है Q1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q2, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग फोर्स नहीं होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से आपके पास Q1 कितना है, अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हर प्रोटॉन पे E चार्ज होता है, तो Z E चार्ज हो गया न्यूक्लियस पे और E हो गया इलेक्ट्रॉन पे। तो के जेड डी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वेयर का ये फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी के स्क्वेयर का आ गया। तो एक यहाँ से आपने वेलोसिटी का निकाल लिया। दूसरा हमारे को पता है, भी पढ़ा हमने, एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहाँ से वेलोसिटी हो गया एन एच अपॉन टू पाई एम आर। यहाँ से भी वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, उसका स्क्वेयर कर दो, तो वी स्क्वेयर ये आ गया, ये भी वी स्क्वेयर, ये भी वी स्क्वेयर, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दो। कंपेयरिंग 2 and 3, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट करने से आपका रेडियस का फॉर्मूला निकल गया। और उस रेडियस के फॉर्मूलाज में जो कांस्टेंट वैल्यूज थी वो पुट करते चले जाएंगे आप, तो ये आएगा 0.529 एन स्क्वेयर डिवाइड बाय जेड एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है ना। और 0.529 एंगस्ट्रॉम को क्या कहते हैं, बोहर्स रेडियस, ए नॉट। तो आपका फॉर्मूला हो गया रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए नॉट डिवाइडेड बाय जेड। तो याद रखना एन स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जैसे न्यूक्लियस है, तो अगर हाइड्रोजन की बात करें हम, जेड आपका 1 हो गया, तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए नॉट। तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, N1, तो फर्स्ट ऑर्बिट का हो जाएगा ए नॉट, सेकेंड का 4 ए नॉट, तीसरे का 9 ए नॉट, 16 ए नॉट। तो ऐसे ऐसे रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। तो अब देखिए पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसका 4 ए नॉट है, ए नॉट है, डिफरेंस आ जाएगा 3 ए नॉट। अगले अगले वालों का डिफरेंस कितना है, 5 ए नॉट, अगले का 7 ए नॉट, फिर 9 ए नॉट, फिर 11 ए नॉट। तो ऐसे ऐसे करके आप कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से ये ट्रेंड आप समझ सकते हैं। देन कम्स वेलोसिटी कैलकुलेशन। देखिए वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए क्या करना है अपने को, ये अपने को पता था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और आर का एक्सप्रेशन आपने अभी कैलकुलेट किया पीछे, वो एक्सप्रेशन ना प्रैक्टिस भी करना है, के बाद पेपर में डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन ही आ जाता है कि आर का फॉर्मूला क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे आई थी, ताकि आप ऑन द स्पॉट डिराइव करके कर लो, क्योंकि इस फॉर्मूले को रटने का तो कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज स्टूपिडिटी। ठीक है, ऑन स्पॉट आप 30 सेकंड में कर लोगे। तो देखिए ये आर का एक्सप्रेशन यहाँ पुट करेंगे, तो आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड था, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। ठीक है, तो वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, सॉरी इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट। ओके, ये याद रहेगा कि अपना तो पड़ेगा 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स कैलकुलेट, हाँ ये हम कैलकुलेट ही करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जब एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काट रहा है, ठीक है, ये गोल चक्कर काट रहा है भाई साहब, तो यहां पर उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा। देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
सिंपल सा आपने पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल एक सर्कमफेरेंस काटने में कितना आता है, 2πr अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये बोल सकता हूं कि मैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। तो यहां से t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v। बेटा जो रेडियस था, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। ठीक है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की जगह क्या लिख दूंगा मैं, n स्क्वायर डिवाइड बाय z, और वेलोसिटी की जगह z डिवाइड बाय n। तो यहां से आपका आ जाएगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर है। तो अगर आपको पूछा जाए कि टाइम पीरियड सेकंड ऑर्बिट का चक्कर काटने का जो टाइम है और थर्ड ऑर्बिट का जो चक्कर काटने का टाइम, उसका रेशियो निकालिए, मतलब T2 और T3 की रेशियो निकालिए। तो क्या करना है आपको, T2 कितना आ जाएगा, n क्यूब, मतलब 2 का क्यूब, और माना बोला गया सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का, तो z आ जाएगा आपका 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर। और बोला कि थर्ड ऑर्बिट हीलियम का, तो उसके लिए थर्ड ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का क्यूब, और हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी आती है, 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ऐसे आप टाइम पीरियड की रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये तो ऑन द स्पॉट हो गया, डिराइव हो गया, है ना, बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब एनर्जी कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखिए एनर्जी कैलकुलेशन में क्या है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि z लगा लो आप, फिर किसी भी एटम के लिए आप लगा सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। -2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब ध्यान रहे वेलोसिटी क्या था, 2.18 इंटू 10⁻6। एनर्जी कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻18। मतलब यहां पर भी 18 है और यहां पर भी 18 है। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, वेलोसिटी और ये में वैल्यू काफी सिमिलर है। तो -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर जूल पर एटम। अगर आपको एनर्जी जूल में निकालनी है तो, और ये पर एटम है, अगर आपको पर मोल पूछा गया तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालनी हो, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, देन दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मोल में निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल, सिंपल। देन सेकेंडली, जो टोटल एनर्जी है, आपको पता है एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो है, मान के चलते हैं। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज आर्बिट्रेरीली, हमारी कन्वीनियंस के लिए उसको जीरो माना जाता है और उसको जीरो एनर्जी स्टेट कहा जाता है। वहां से जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर अंदर आता है, अट्रैक्शन की वजह से हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अगर वहां जीरो था, अट्रैक्शन की वजह से अंदर आया और एनर्जी घटी है, तो जीरो से घटेगी तो नेगेटिव ही आएगी, तो इसलिए एनर्जी आपकी नेगेटिव आती है। इसको कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, नेगेटिव एनर्जी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फील्ड में है, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बहुत दूर चला गया, फ्लाइट लेके चला गया। इन्फिनिटी का मतलब होता है न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फील्ड से बाहर है वो, अब वो अट्रैक्शन के अंदर नहीं है उसके। जैसे वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के घेरे में आ गया, वो एनर्जी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी होती है -kZ²/2r, टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की वैल्यू बराबर होती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस, क्योंकि साइन काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती है +kZ²/2r, दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती है डबल ऑफ टोटल एनर्जी, -kZ²/r। तो बेटा आप ये जो निकाल रहे हो, ये है टोटल एनर्जी। अगर कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती है, बच्चे ये फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं, उसका डबल भी करना था। तो लिमिटेशंस सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, उन्हीं का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करता है। डजंट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उनको जब आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो एक लाइन और भी पतली पतली लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जी मैन इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्प्लिटिंग स्टार्क इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, द एनर्जी ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन बोर्स थ्योरी। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे तो घूम रहा है ना, तो बाद में पता चला था हमें, राइट।
उसको भी इसने कंसिडर नहीं किया। देन एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि भैया क्यों है, NH/2 क्यों है एंगुलर मोमेंटम। देन इसने पोजीशन को भी एक्यूरेटली डिफाइन कर दिया, वेलोसिटी को भी, तो ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वायलेशन है, तो वहां पर भी ये गलत हो गया मामला। और ये वेव नेचर को कंसीडर बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। 1 मिनट लगा के आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, 30 सेकेंड आप इसको लीजिए, जरा देखिए क्वेश्चन को क्या करेंगे। राइट, इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा कर रहे हैं ताकि स्टार्टिंग की जो चीजें हैं ना बिल्कुल 11th की शुरुआत की, वो भूली होती हैं, तो उनको थोड़ा ब्रशअप करने में थोड़ा आराम से थोड़ा डिटेल में हो तो हमें कन्वीनियंट लगता है, आसान लगता है। फिर धीरे 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 करके स्पीड पकड़ते जाएंगे, आगे के चैप्टर में थ्योरी थोड़ी कम करेंगे, उसको हम क्वेश्चन से रिप्लेस करेंगे ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करके क्वेश्चन में ही थ्योरी हम कवर कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा हो। ये शुरुआत में आपका मोमेंटम बनाने के लिए थोड़ा बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इनटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके इंडिपेंडेंट होगा? अरे खजूरों, अभी पढ़ा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। तो वेलोसिटी को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, v इंटू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होगा ना वो, राइट, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑब्वियस सी बात है। ये n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो v इंटू एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो अब ये सिर्फ z पे डिपेंड कर रहा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं कर रहा, तो इसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट थोड़ा हो जाएगा यार वो, ये एनर्जी के इंडिपेंडेंट, एनर्जी का तो कोई रिलेशन ही नहीं, यहाँ पर कहाँ से आ जाएगी एनर्जी, या फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग का धुआं होता है इसमें, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं। हाँ देखिए ये आया ना। अच्छा हाँ, आपको मैंने हाइड्रोजन के स्टार्टिंग के लेवल नहीं बताए ना, ठीक है, चलो वो लेवल भी एक बार रट लो। देखिए, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल E1 कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड का लेवल कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड का कितना होता है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ का होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 लेवल तो आपको याद रहने ही चाहिए, फॉर हाइड्रोजन रहने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ assume that the potential energy of hydrogen atom in its ground state is 0। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में 0 ली गई है, अज्यूम करने को बोला गया है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर आपकी टोटल एनर्जी -13.6 थी, उसको डबल कर लेंगे, मतलब उसको वो 0 मान रहा है, देन इट्स एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। अब आप 0 से चल रहे हो, ठीक है, अब आपने ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को 0 मान लिया हुआ है। हम पहले एनर्जी को लेते थे इन्फिनिटी पे 0 है, अब ग्राउंड स्टेट में 0 लिया हुआ है, तो क्या करेंगे? जस्ट सोचो, जब आप -13.6 से ऊपर की तरफ चलते हो तो एनर्जी बढ़ती है ना यार। आप धीरे 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 0 की तरफ जा रहे हो, मतलब आप एनर्जी बढ़ रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। अगर मैं इसी को 0 मान लूं, तो मेरे पास जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये जो मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 0 से मैं ऊपर जाऊंगा तो बढ़ेगी एनर्जी। तो यस, एनर्जी तो पॉजिटिव आएगी, पर कितनी पॉजिटिव आएगी, दैट्स द क्वेश्चन। सोचो, जल्दी 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 से। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन ये। चलो एक काम करो, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक आप करो, फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर। ये कंप्लीट कर लेंगे, डुअल नेचर मैटर आके, फिर उसके बाद हमारा डायरेक्टली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आ जाएगा, है ना, क्वांटम नंबर्स एंड ऑल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डीपीपी के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो दीज आर सम टफ क्वेश्चन, नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप द स्पिरिट्स हाई, पॉजिटिविटी फुल एंड बिलीव इन योरसेल्फ ऑल द टाइम। ठीक है, हम कभी भी चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव हमारे हो सकते हैं चीज़ों की तरफ देखने के। तो जब हम उसी चीज़ को
पॉजिटिवली देख सकते हैं तो नेगेटिव क्यों देखें? तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढें तो आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा, आपकी नेचर बन जाएगी, पॉजिटिव आदमी बन जाओगे आप। पर जब हर चीज़ में गलती नुक्स निकालने की आपकी आदत बनेगी तो क्या होगा, परेशान रहोगे बिना बात के, आपको हर चीज़ में नुक्स दिखेगा। 99% जो सही है वो नहीं आपको दिखेगा, वो 1% जो आपको खटक रहा है वो आपका पूरा मूड खराब कर देगा। तो ये बिहेवियर में हमें चेंजेस हमेशा अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा ट्राई करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही ज़्यादा देखें। नेगेटिविटी तो सब जगह है, उसको देखने वाला खुद भी परेशान रहता है। तो बी ए पॉजिटिव पर्सन, ठीक है? लुक एट द वर्ल्ड विद अ पॉजिटिव माइंड, राइट? चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।